नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के मुद्दे। मैं हूं अंजलि। देश के मुद्दे में आज हम बात करेंगे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर जहां उन्होंने भाजपा और आरएसएस को राष्ट्र में हिंदू आतंकवाद फैलाने का दोषी ठहराया है। जानना चाहेंगे हम आखिर भाजपा और आरएसएस इस मुद्दे को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है देश के गृह मंत्री पर इसके खिलाफ। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जानी मानी सुप्रीम कोर्ट लॉयर और भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। लेखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेखी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री के पद पर बैठकर सुशील कुमार शिंदे जी ने हिंदुत्व आतंकवाद का ये जो आरोप मढ़ा है, तो क्या हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने का मतलब क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इस बयान से देश में कम्युनल हार्मनी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी। देखिए, इस बात को जोड़ने का मतलब है कि कभी भी समाज, भारतीय समाज भारत का ना हो और भारतीय समाज कभी इकट्ठा ना हो पाए। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जाहिर है कि जब भ्रष्टाचार का मामला है, जब दिल्ली गैंगरेप को लेकर महिला सुरक्षा का मामला है, तो कहीं ना कहीं पूरा देश, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग उस गवर्नेंस डेफिसिट के खिलाफ इकट्ठे खड़े हुए, सड़कों पर उतरे। और उसी गवर्नेंस डेफिसिट के खिलाफ, जो कि इस सरकार का डेफिसिट है, बहुत बड़ा डेफिसिट है, और आज से नहीं पिछले 8 सालों से, और पूरा देखा जाए तो भारत के 64 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इन तमाम सालों के अंदर जो भारत का जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने देश को चलाया, उसका विरोध प्रकट कर रही है आज की जनता, और लोकतंत्र जो है जड़ें पकड़ रहा है। और जब लोकतंत्र जड़ें पकड़ रहा है और एक नया मध्य वर्ग तैयार हुआ है इस देश में, और किसी और के एहसान से नहीं, बल्कि कुछ थोड़ी बहुत नीतियाँ और कई सरकारें बीच में आए, उनके काम, और साथ ही अपनी मेहनत से। सबसे बड़ी चीज़ जो इस देश के आम जनता है, आम मानस है, वो बहुत मेहनती और कर्मठ है, और वो अपनी मेहनत से, बावजूद उसके कि जिस तरीके की यहाँ पर भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें रहीं, फिर भी देश ने कुछ तरक्की की। उसका कारण जो है इस देश के सक्षम व्यक्ति और व्यक्तित्व है। तो जब वो देश इस तरीके से आगे बढ़ा और मध्य जो वर्ग के लोग हैं और युवा पीढ़ी जो है, उसने सड़कों पर इकट्ठे होकर तब्दीली की मांग की, तो कहीं ना कहीं इस सरकार को खौफ हुआ, डरने लगे, और इनके हाथ से राजसत्ता जो अभी तक लोगों को बांटकर काटकर चलती आ रही थी, उसको समेटे रखने का एक ही इनको कहते हैं डेस्परेट टाइम्स एंड डेस्परेट मेथड्स। तो इन्होंने वही डेस्परेट मेथड को इस्तेमाल किया और जो देश का जनमानस है उसको टेररिज्म और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी बांटने की कोशिश की, ताकि हिंदू और मुसलमानों के झगड़े बढ़े और कहीं ना कहीं उसका फायदा राजनीतिक ये उठा सके। क्योंकि इनका जो फायदा है और जिस तरीके से इनकी राजनीति चलती है, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो फंडामेंटलिस्ट वोट्स हैं उनके आधार पर चलती आई है। तो अपने खिसकते हुए वोट बैंक को रोकने के लिए इन्होंने ये हरकत की। लेकिन ये तो एक सेक्युलर पार्टी होने का दावा करते हैं। हाँ, सेक्युलर पार्टी। आप इनकी सेक्युलर पार्टी की अगर इतिहास उठा के देखें तो देश के सबसे ज्यादा दंगे, सबसे भयानक दंगे जो हैं वो इन्होंने ही करवाए हैं और पूरे देश भर में करवाए हैं। और जितने दंगे हुए आज तक, उसमें केंद्र में, राज्य में, चाहे वो बिहार का दंगा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के दंगे हो, चाहे वो 84 राइट्स हो, चाहे वो गुजरात के 2002 से पहले के दंगे हो, तमाम दंगों में कांग्रेस सरकार लिप्त रही है। और 2002 के दंगों में भी जिनके बारे में इस तरीके से ये लोग बात करते, 2002 के दंगों में तकरीबन 25 कांग्रेसी नेता जिनको फांसी की सजा से लेकर उम्र कैद की सजाएं मिली हैं, जो उसमें सम्मिलित थे। जी। लेकिन अगर अब बात करें हम गृह मंत्री के इस बयान के पर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए बात करें, जैसा हमारे कई दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या अगर देश का गृह मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं तो उसके खिलाफ देश की सरकार कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमारा संविधान इस पूरे बारे में क्या कहता है? देखिए, देश का कानून बहुत सक्षम है और देश का कानून हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो देश के साथ द्रोह करे, और देशद्रोह का मामला इन पर दर्ज हो सकता है। लेकिन देशद्रोह का मामला इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? इन्वेस्टिगेट यही सरकार करेगी अपने खिलाफ। इस सरकार ने आज तक आतंकियों के खिलाफ तो संगठन में अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आर पार
नहीं किया और उन लड़ाइयों को ये नहीं लड़ पाए और जब ये देशद्रोह का मामला अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ करेंगे, उस होम मिनिस्टर के खिलाफ जो कि जब आदर्श स्कैम हुआ वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था और वो सारी फाइलें जलाई गई मंत्रालय की आग में, तो ऐसे लोगों को जो कि लगातार इस तरीके की भ्रष्ट गतिविधियों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, ये मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के जब आदर्श स्कैम हुआ और उसके बाद इनको प्रमोशन देके आपने होम मिनिस्टर बनाया। होम मिनिस्टर इस तरीके की खराब बयानबाजी करता है और उसका फायदा किसको मिलता है? उसका फायदा मिलता है हफीज सईद और जमात-उद-दावा को, जो सरकार आज तक अफजल गुरु के खिलाफ इकट्ठी कार्रवाई नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो अपने होम मिनिस्टर और के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करेगा कौन? मैं तो एक्चुअली अगर आप इनका पूरा प्रोफाइल देखें तो आप इस प्रोफाइल में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में नक्सलियों इलेक्शन जीतने के लिए और टीडीपी को हटाने के लिए इनकी नक्सलों के साथ साठगांठ थी और उस साठगांठ का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने सीपीआईएम से जो बैन लगा हुआ था उसको उठाया। एमआईएम के साथ इनका कोएलिशन है। मुस्लिम लीग के खिलाफ 1947 से पहले लड़ाई होती थी और उसके बाद में जो है मुस्लिम लीग के साथ इनका 70 के बाद इनकी उनके साथ गठबंधन है। तो ये सरकार लगातार ऐसी तमाम गतिविधियों में लिप्त है जहां आप सबसे बड़ी बात, दिग्विजय सिंह जो कि जनरल सेक्रेटरी है एक ऐसी पार्टी के, वो ओसामा को ओसामा जी करके एड्रेस करते हैं, वो सैयद हाफिज को साहब करके एड्रेस करते हैं, वो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जब इलेक्शन होने वाले थे कि सोनिया जी की आंखों से आंसू निकल गए बाटला हाउस का सुन के, तो मतलब, और जब दिल्ली में बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे तो ये गोवा में जाके पार्टी कर रहे थे। इस तरीके की तो ये सरकार है और मैं तो चाहती हूँ कि इनके खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कोई इनकी तहकीकात करे, क्योंकि अपनी सरकार से नॉर्मली उम्मीद होती है, पर जहाँ सरकार में ये बैठे हैं तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। मगर इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके क्या लिंक्स है, किस तरीके से ये करते हैं, कहानी क्या है, क्योंकि ये कुछ साफ नहीं हो रहा जी। और लगातार देश के खिलाफ जब काम हो रहे हैं, जब हमारे सैनिकों के गले काटे जा रहे हैं तो इनकी जबान बंद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि संविधान हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन हम कैसे भरोसा करें सरकार पर कि ये कार्रवाई करेगी अपने आदमी के खिलाफ, और वो भी ये ऐसा व्यक्ति क्या देश का गृह मंत्री बनने लायक है? लगता है जैसे कि पाकिस्तान का गृह मंत्री हो। बिल्कुल। तो सुशील कुमार शिंदे की ये जो बयानबाजी है, इसी पर अगर हम बात करें एक आम नागरिक के पर्सपेक्टिव से, अगर कोई गृह मंत्री के इस तरह के बयान से आहत है, क्योंकि जिस तरह के जैसा माहौल है देश में, और आज हाफिज सईद उठकर कह रहे हैं कि भारत को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो अगर कोई ऐसे बयान से एक आम नागरिक आहत है तो क्या वो अपनी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई करवा सकता है या कोई पीआईएल फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट? देखिए, पीआईएल नहीं बनती, इसमें पुलिस कंप्लेंट बनती है, इसमें एफआईआर बनती है और इसमें मैजिस्ट्रेट के आगे कार्रवाई बनती है। लेकिन उस सब के अंदर जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार, जिसको कहते हैं ना टॉप टू बॉटम, इस तरीके का मचाया हुआ है कि जितने हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं को भ्रष्ट करा हुआ है, चाहे वो सीवीसी का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो कोई और इस तरीके के अपॉइंटमेंट हो, सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो, जितने ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जो सरकार के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, वहाँ बैलेंस ऑफ इक्वेशन को इन्होंने खत्म करके सब कुछ काबू किया हुआ है। और उसी के काबू करते इन्वेस्टिगेट करेगा कौन, मुझे ये बताइए। किताबों के मुताबिक केस बनता है और देशद्रोह का मामला बनता है, लेकिन उस देशद्रोह के मामले पर कार्रवाई करेगा कौन? आम नागरिक कोर्ट जा सकता है, आम नागरिक को अधिकार है कोर्ट जाने का, किसी को भी अधिकार है कोर्ट जाने का, लेकिन कोर्ट जाने के बाद कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो इसी सरकार के हाथ में है। इन्वेस्टिगेट करेगा कौन? बिल्कुल। तो एक आम नागरिक के पास हथियार तो जरूर है कानून का, ब्लंटेड हथियार है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मशीनरी है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है। और इसीलिए आप देखिए, मैं तो इसमें मेरा एक और मानना है, कल मैं कहीं सुन रही थी कि दिग्विजय कह रहा है कि मैं पिछले 10-11 साल से यही बोल रहा हूँ, तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि 10-11 साल में आप तहकीकात नहीं कर पाए? बिल्कुल। आपकी सरकार क्या इतनी निकम्मी सरकार है कि आप पिछले 8 साल से सरकार में और आज तक आप आतंकियों को नहीं पकड़ पाए?
और आपके LOC से लोग पार होकर यहाँ पे आपके जवानों का सर काट के चले जाते, आप उनको नहीं रोक पाए। आप इन लोगों को वीजा देना चाहते हैं और वीजा देकर यहाँ इनको वीजा ऑन अराइवल की पॉलिसी आप सरकार लेके आ रही थी कि एक तो LOC के माध्यम से आप आ रहे हो अनऑफिशियली, अब ऑफिशियली भी आपके लिए दरवाजे खुले, आके बैठ जाओ। और सिर्फ यही नहीं, आज तक बांग्लादेशी माइग्रेंट्स यहाँ देश में घुस आए, बर्मीज माइग्रेंट यहाँ घुस आए, रोहिंग्याज घुस आए। आपने क्या किया? हमारे देश को तो धर्मशाला बना रखा है। देश के नागरिक के पास तो अधिकार ही नहीं है। देश के नागरिक के पास मात्र टैक्स देने का काम है, लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि टैक्स देने के बाद मेरे देश के बॉर्डर भी सुरक्षित है या नहीं, आंतरिक सुरक्षा इस देश में मौजूद है या नहीं। और एक ऐसे व्यक्ति जब ये बात कर रहे हैं तो वो अपने एफिशिएंट सिस्टम का बता रहे हैं कि हम इतने एफिशिएंट हैं कि हम पिछले 10-12 साल से कुछ ही नहीं कर पाए। उन्हीं चीजों के ऊपर ATS कार्रवाई करती है 3-3 राज्यों की, उन्हीं चीजों पर कार्रवाई होती है CBI की, उन्हीं चीजों पर कार्रवाई होती है NIA की, जिसके पास कोई पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये जो राजनीतिकरण है, जो देशद्रोह, ये एक्चुअली देशद्रोह के मामले हैं। और इस देशद्रोह के मामले में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि राजतंत्र उन लोगों के हाथ में है जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। जी, तो लेकिन जी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की एकजुटता जो है वो बरकरार है। पूरी कांग्रेस इस बयान पर गृह मंत्री जी के साथ खड़ी है, उनके बैकअप सपोर्ट में खड़ी है। आखिर इस सबसे नतीजा क्या निकलता है? देखिए, सिर्फ कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है, उनके साथ हाफिज सईद खड़े हैं, उनके साथ जमातुद दावा खड़ी है, उनके साथ ISI खड़ी है। और इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की जांच कर रही हैं, उनको किसी को जांच करनी चाहिए कि ये कहानी है क्या आखिर, क्योंकि CIA की इन्वेस्टिगेशन है और समझौता ब्लास्ट के रहते, समझौता ब्लास्ट ISI ने करवाया, उस एजेंसी के रहते वहां पर हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, बावजूद उस रेजोल्यूशन के भारत ने उस पर काम नहीं किया। मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों। आज ऐसे बयान गृह मंत्री की तरफ से, एक ऐसा बयान आने के बाद और जैसी प्रतिक्रिया मिली है बॉर्डर के उस पार से, हमें जैसे पाकिस्तान से हमें प्रतिक्रिया मिली हाफिज सईद की, जिसको हम ढूंढ निकालना चाहते हैं, जिसको हम भारत लाना चाहते हैं, वो उल्टा कह रहा है कि भारत एक आतंकवादी राष्ट्र है। क्या देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी गृह मंत्री की वजह से? हमारी तो पूरी पॉलिसी इन्होंने खराब कर दी है जी। अब तो हमें सदियों लग जाएंगी उसको ठीक करने में जी। बड़ी मुश्किल से एक हम मुकाम पे लेके आए थे जहां पर आतंकी घोषणा होने वाली थी, पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित किया जाने वाला था और हम ही उसमें से बाहर निकल आए। उसमें मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जब विषय आता है इनका तो उसमें एक और बहुत अहम बात है कि एक तो ये लोग, ये नेता जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इनके अपने किससे क्या रिश्ते हैं उसकी जांच। दूसरा ये कि भारत की सरकार में ऐसे कौन से लोग बैठे हैं, कौन जिम्मेवार है जो मियादाद जैसे लोगों को वीजा दे रहा था जी। और जबकि उसके खिलाफ भारत की जो एम्बेसी है और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके खिलाफ पूरा एक डोजियर तैयार किया गया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का पैसा मियादाद के द्वारा बिजनेसेस में लगाकर उसको ऑफिशियल किया जाता है। और ऐसे में जब वहाँ पे डोजियर मौजूद है, उस डोजियर के रहते हुए क्रिकेट का मैच होता है और ऐसे व्यक्ति को वीजा देने का काम भारत सरकार और होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री करती है। उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग जिम्मेवार हैं उसके लिए जी। और अगर मीडिया ने शायद इतना हो हल्ला ना मचाया होता तो मियादाद यहाँ पे आ भी गए। वो सिर्फ मियादाद नहीं, यहाँ तो वीजा ऑन अराइवल कर रहे थे ये लोग कि ऑफिशियली आप आइए और भाग जाइए, क्योंकि अब तक क्रिकेट में जितने लोग आए सबके सब वापस थोड़ा ही गए हैं जी। तो सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान कितना भी मजबूत हो, आम आदमी के पास कितना भी बड़ा एक हथियार हो ऐसी बयानबाजी से लड़ने का, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इन्वेस्टिगेट करेगा कौन? क्या देश की सरकार अपने गृह मंत्री के अगेंस्ट जाकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चलाएगी? और जैसा लेखी जी ने कहा कि मुकदमा जो है वो राष्ट्रद्रोह का भी बनता है। लेखी जी, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए, अपने विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के मुद्दे में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे एक नए अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।